डियर लिसनर, आप सभी के लिए हम हाजिर है एक और नई स्टोरी लेकर। उम्मीद करते हैं ये कहानी भी आप सभी को पसंद आएगी और हमारी मेहनत को आप सभी सपोर्ट करेंगे। एपिसोड 1, नासिक। जैसे कि नाम से ही एक खूबसूरत शहर का फील होता है। यहाँ पर चारों तरफ बसे भगवान के छोटे छोटे मंदिर और सभी लोग। इन्हीं के बीच में एक सोने का व्यापारी अवधेश त्रिपाठी रहता है, जो अपने काम से बहुत प्यार करता है और पूरी ईमानदारी से अपना काम करता है। चूंकि है तो वो एक बड़े व्यापारी, पर स्वभाव से वो एक आम इंसान की तरह ही है। उनके परिवार में उनके अलावा उनकी एक पत्नी है, जो कि इस वक्त मां बनने वाली है। उनका नाम शांति त्रिपाठी है और इन दोनों की एक 6 साल की बेटी शालिनी त्रिपाठी है। शांति त्रिपाठी की मां उनके साथ ही उनके घर में रहती है और उनका नाम यशोदा है। उन लोगों का पूरे शहर में बहुत नाम और प्रतिष्ठा है। अवधेश त्रिपाठी के नासिक ही नहीं बल्कि कई और शहरों में अलग अलग जगह पर अपना सोने का शॉप भी है, जिनमें से नासिक शहर के ही एक शॉप में काम करता है मोहन शाह, जो बहुत ज्यादा कंजूस और पैसे का लालची होता है। वो हमेशा अवधेश को अपनी रोनी सुना सुना कर उनके अच्छाई का फायदा उठा उनसे पैसे ऐंठ लिया करता था। नासिक के ही एक कस्बे में उसका एक छोटा घर था, जिसमें वो और उसकी पत्नी रानी रहती थी। वो अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था, जबकि वो भी इस वक्त पेट से थी। रानी उसके छोटे से घर में भी मोहन की जत्तियां बर्दाश्त कर रह रही थी, पर उसे अपने होने वाले बच्चे के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि वो इस घर में जन्म ले रहा है, जहां पर उसके आने की कोई खुशी नहीं है, बल्कि उसके पापा उसे अभी से ही बोझ समझ रहे हैं। पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसीलिए अपने बच्चे से ही कभी कभी अकेले बैठ बातें कर लिया करती थी और रो लिया करती थी। इधर शांति अपने आने वाले बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी और उसके साथ पूरा परिवार वाले भी बहुत खुश था। उसके घर में नौकर चाकर भी थे, जो हमेशा शांति का समय समय पर सारा काम कर दिया करते थे। और अवधेश भी अपने पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए वो उनका बहुत ख्याल रखा करता था। एक दिन जब अवधेश अपने शॉप पर गया, जहां पर मोहन काम करता था, तो उसकी मुलाकात मोहन से हो गई, जो अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से कर रहा था। ये देखकर दूर खड़े अवधेश को बहुत खुशी हुई कि उसके अलावा और लोग हैं जो अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। ये देख उसे मोहन से बात करने का मन किया और वो आगे बढ़कर उसे पीछे से आवाज देते हुए बोला, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? किसी ने उसे आवाज दी, इसीलिए वो अपने काम को छोड़ जल्दी से खड़े होकर उसके तरफ मुड़ते हुए बोला, कौन? फिर जैसे ही उसने अपने सामने अवधेश को खड़े देखा, अपनी चापलूसी वाली मुस्कान से बोल पड़ा, अरे सेठ जी, आप आइए, बैठिए ना। मैंने अभी तुम्हारे काम देख रहा था। तुम वाकई बहुत अच्छी तरह से अपना काम करते हो। मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर। अवधेश की बात सुनकर अपने आप को छोटा दिखाते हुए मोहन बोल पड़ा, अरे मैं इतनी तारीफ के काबिल नहीं हूँ सेठ जी। वो तो अपने परिवार वालों का पेट चलाने के लिए ईमानदारी के साथ काम करना पड़ता है, ताकि मुझे इतना कुछ पैसे मिल सके जिससे उनका गुजारा हो जाए। मेरा क्या है, मैं तो किसी भी तरह रह लेता हूँ। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हें समय पर तनख्वाह नहीं मिलती है? अरे नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल पहले मैं और सिर्फ मेरी पत्नी थी, तो जितना मिलता था उतने में गुजारा हो जाता था। पर अब वो पेट से है, तो अब तो एक नया मेहमान आने वाला है, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि उसे किसी चीज का दिक्कत हो, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मोहन की बात सुनकर झट से अवधेश खुश होते हुए अपने जेब से कुछ पैसे निकालते हुए बोला, ये कुछ पैसे है, इसे तुम अपने पास रखो और अगर कभी भी कोई जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? बस अपने होने वाले बच्चे की परवरिश में कभी भी कमी मत होने देना। अरे सेठ जी, आप बहुत दयालु है, पर ये पैसे की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है, ये मैं अपनी खुशी से तुम्हें दे रहा हूँ, इसे रख लो। अब जब आप इतना बोल ही रहे हैं तो मैं रख ही लेता हूँ। ये बोल झट से अवधेश के हाथों से वो पैसे ले मोहन अपने जेब में रख लिया। अवधेश फिर वहां से चला गया। उसके जाते ही मोहन झट से अपने असलियत रूप में आते हुए खुद से बोला, हम बड़ा आया मुझे समझाने वाला। इसे क्या लगता है इतने से पैसे से मैं उसको कोई राजकुमार वाली परवरिश दूंगा? खुद तो इतना बड़ा व्यापारी है और मुझे समझाता है कि ईमानदारी से काम करो। वो तो मुझे तेरे से कुछ पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए ये सब करना पड़ता है। पता नहीं भगवान को मुझसे क्या दिक्कत है, सबको इतना भर भर के दे रखा है, पर हमें देखो ये चिल्लर से ही काम चलाना पड़ता है। ऊपर से अब एक बोझ और आने वाला है। अगर लड़की हो गई तो फिर उसकी शादी का जोड़ते रहो। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मोहन ये सब खुद से बोले जा रहा था। तभी वहां पर एक दूसरा स्टाफ आते हुए बोला, अरे मोहन, तुम खुद को हमेशा कोसते ही क्यों रहते हो? आखिर तुम्हें चाहिए क्या जो हर वक्त चिढ़े ही रहते हो? एक तो अपने किस्मत के मारे पहले से ही मोहन गुस्सा था, ऊपर से स्टाफ के पूछने पर और गुस्सा होते हुए बोला, अपनी किस्मत पर रो ना तो क्या नाचू? उस सेठ को देखा ना तुमने अभी कितना अमीर है, और हमें महीने का तनख्वाह क्या देता है, सिर्फ 5,000। आजकल इतने में होता ही क्या है?
पर तू ये सब क्या समझने वाला, तू अकेला है ना। देख मोहन, हमारे पास जितना होता है ना, हमें उसी में गुजारा करना चाहिए, ना कि किसी और की हैसियत देख रोना चाहिए। स्टाफ की नसीहत सुन मोहन एकदम गुस्सा गया और गुस्से से उसे डांटते हुए बोला, चल भाग यहाँ से, मुझे नसीहत देने की कोई जरूरी नहीं है, समझे। मेरा घर तू नहीं चलाता है। जो बड़ा आया ज्ञान बांटने, उसे डांटने के बाद वो सीधे अपने घर के लिए चला गया। इधर जब अवधेश त्रिपाठी अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। उसके पेट में जोरों का दर्द शुरू हो गया था, जिससे सभी घर वाले बहुत डर गए थे। लेकिन तभी शांति की मां यशोदा बोली, इसे लिवर पेन शुरू हो गया है, अभी इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। उनकी बात सुन झट से अवधेश ने ड्राइवर को गाड़ी निकालने बोला और जल्दी से शांति को उसमें बिठा हॉस्पिटल के लिए निकल गया। अपने घर से कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा और नामी हॉस्पिटल था, इसीलिए वो वहां पहुंच गया। शांति का हाथ अपने हाथों में लिए उसे तसल्ली दिए जा रहा था। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचे, वहां के डॉक्टर जल्दी जल्दी शांति देवी को अपने वार्ड रूम में ले गए और तुरंत उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिए। बाहर अवधेश और उनकी सास यशोदा देवी परेशान बार बार घूमे जा रहे थे कि तभी अवधेश के मोबाइल पर कॉल आने लगा, और जैसे ही अवधेश ने कॉल उठाया, उधर से मोहन रोते हुए बोला, हेलो सेठ जी। मोहन की रोते हुए आवाज सुन वो परेशान हो गया और उससे जोर देते हुए पूछते हुए बोला, क्या बात है मोहन, तुम रो क्यों रहे हो? पहले तुम शांत हो जाओ, फिर बताओ बात क्या है। अब मैं आपको क्या बताऊं सेठ जी, वो दरअसल कहते हुए शर्म तो आ रही है, पर मैं क्या करूं, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। देखो मोहन, जो भी बात है तुम बेझिझक बताओ, क्या प्रॉब्लम है। अवधेश की बात सुनकर अपनी नौटंकी को और बढ़ाते हुए मोहन बोला, सेठ जी, मेरी बीवी की हालत बहुत खराब हो गई है, और यहाँ के वैद्य जी बोले कि मैं इसे भी हॉस्पिटल लेकर जाऊं, क्योंकि अब उनके बस का अब नहीं है। मेरी बीवी के डिलीवरी का टाइम हो गया है, और आप ही बताए, मैं मामूली सा काम कर गुजारा करने वाला आदमी हॉस्पिटल का खर्चा कैसे उठाऊंगा, कहाँ से मैं अपनी बीवी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाऊं। क्या तुम्हारी बीवी का भी डिलीवरी होने वाली है? ये तो खुशी की बात है। तुम एक काम करो, यही पास में जो जीवन हॉस्पिटल है, वहां लेकर तुम अपनी पत्नी को तुरंत आ जाओ। दरअसल हमारी पत्नी का भी डिलीवरी यहीं पर हो रहा है। क्या सेठ जी, हम उतने बड़े हॉस्पिटल का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। देखो मोहन, तुम इस सब की चिंता मत करो, सिर्फ ये सोचो कि तुम पिता बनने वाले हो। रही बात हॉस्पिटल के खर्चे की, तो वो मैं दे दूंगा। अब तुम जल्दी से अपनी बीवी को लेकर आ जाओ। अवधेश ये बोल कॉल रख देता है। इधर मोहन भी काफी खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, चलो इन फालतू काम में इसके पैसे खर्चा होने से बच गया और फ्री में बड़े हॉस्पिटल में डिलीवरी होगा सो अलग। ये सोच जल्दी से वो अपनी बीवी रानी को लेकर जीवन हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वहां पर उसको भी एक वार्ड में डॉक्टर लेकर चले जाते हैं। मोहन झूठी परेशान होने की नौटंकी करता है तो अवधेश उसे तसल्ली देते हुए कहता है, मोहन तुम परेशान मत हो, तुम्हारे बीवी और बच्चे दोनों स्वस्थ और सुरक्षित ही होंगे। अभी कुछ देर हुआ ही था कि तभी एक नर्स बाहर आते हुए दोनों से एक साथ बोली, मुबारक हो, आप दोनों पिता बन गए। और इससे आगे अभी वो नर्स कुछ और कहती, तभी पीछे से दूसरी नर्स आते हुए बोली, देखिए आप जल्दी चलकर पेपर का कुछ काम है उसे पूरा कर दीजिए। नर्स की बात सुनकर अवधेश खुशी से दौड़ते हुए रिसेप्शन पर चला गया और मोहन उसके नर्स से पूछा, नर्स मुझे क्या हुआ है? आपको बेटा हुआ है और उन्हें एक प्यारी सी बेटी हुई है, दोनों की डिलीवरी एक साथ ही हुई है। ये बोल नर्स वहां से चली जाती है। लेकिन मोहन जैसे ही ये सुनता है कि उसे बेटा हुआ है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसे बेटी होगी। ये सुनते ही वो दौड़कर अपने बेटे से मिलने चला जाता है और वहीं पर थोड़ी दूरी में शांति भी थी और उसके बगल में उसकी बेटी थी। मोहन पहले तो खुशी खुशी अपने बेटे को गोद में उठा उसे चूमता है और उसे बहुत प्यार प्यार करता है। अभी वो कुछ देर उसे प्यार करता ही होता है कि तभी उसके दिमाग में कुछ सवाल उठने लगते हैं और वो उसे सोच परेशान हो जाता है। उसके चेहरे पर काफी पसीने चलने लगते हैं और मन बार बार उससे कुछ कहता है। मोहन अपने बेटे को गोद में लेकर बहुत प्यार किए जा रहा था, तभी उसकी नजर सामने पड़ी अवधेश की बेटी पर पड़ गई, जिसे देखकर वो एकदम से खुश हो गया और मन ही मन कुछ सोचने लगा। वो झट से अपने बेटे को ले जाकर अवधेश के बेटी वाले पालने में रखने ही वाला होता है कि उससे पहले ही वहां पर एक नजर जाती है जिसकी उम्र कुछ 24 से 25 साल होगी। वो मोहन को ऐसा करते देख लेती है और जल्दी से जाकर उसे रोकते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? नर्स की आवाज सुन झट से मोहन उसके तरफ पलट जाता है और हड़बड़ा कर कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी उसे कुछ याद आ जाता है और वो अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट ले आता है। देखिए, मैं आपकी ये बात सबको बता दूंगी, चलिए निकलिए यहाँ से, नर्स थोड़ा ऊंचे आवाज में बोली।
नर्स की डांट सुनकर मोहन उसके पास अपने बेटे को गोद में लेते हुए ही आया और धीरे से उसके पास आकर बोला, अगर तूने मुझे ऐसा करने से रोका तो सोच लेना मैं क्या कर सकता हूँ। इसका तुम्हें अभी तक कोई अंदाजा भी नहीं होगा। मैं तुम्हारी और तुम्हारे वो डॉक्टर की जिसके साथ तू चोरी चुपके वो सब कर रही थी, उसका फोटो है। और अगर तूने ये बात किसी से भी कही तो मैं उस फोटो को सबके बीच ला दूंगा। नस मोहन की बात सुन बहुत डर जाती है और अपना और डॉक्टर वाले संबंध कहीं सबके सामने ना आ जाए, इस डर से वो मोहन की बात मान वहां से चुपचाप निकल जाती है। उसके जाते ही मोहन झट से अपने बेटे को ले जाकर जिस पालने में अवधेश की बेटी थी उससे बदल देता है और उसकी बेटी को अपने अपने गोद में उठाते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, तुझे क्या जरूरत है इन सुख सुविधाओं की? तू एक लड़की है और मेरा बेटा अब से इस घर का राजा बनकर जिएगा। तुझे तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। एक कोने में पड़ी रहना और अपनी जिंदगी पर रोते रहना। वैसे भी मैं अपने बेटे को ये सब सुख सुविधा नहीं दे सकता हूँ और मुझे इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं दिख रहा मेरे बेटे की भविष्य के लिए। अभी मोहन ये सब बोल ही रहा था कि तभी पीछे से आवाज आए, अरे मोहन तुम यहाँ पर। आवाज सुनते ही मोहन झट से लड़की को अपने गोद में चिपकाए हुए नकली खुशी दिखाते हुए बोला, जी सेठ जी मुझे बेटी हुई है और आपको बेटा। मैं आपके बेटे को ही देख रहा था, कितना सुंदर है ना। अवधेश जी जल्दी से जाकर शांति के पास वाले पालने से बेटे को उठाते हुए खुशी से उसके सर को चूम बोला, सच में बहुत ही सुंदर है मेरा बेटा। वैसे तुम्हारी बेटी भी बहुत प्यारी लग रही है, कितना मासूम चेहरा है इसका। वैसे मोहन इसे कभी भी किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझे बता देना, दोनों बच्चे मेरे लिए एक जैसे ही है। इसके पढ़ने लिखने में कोई कमी मत रहने देना, समझे। अवधेश की बात सुनकर मोहन मुंह पर बोला, जी सेठ जी, और मन ही मन करते हुए बोला, हम क्यों पढ़ानी है इसे। वैसे भी ये पढ़ लिख कर करेगी ही क्या, किसी के घर जाकर झाड़ू पोछा ही तो करना है इसे आगे। राजा तो मेरा बेटा बनेगा और पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी भी बनेगा। इसीलिए तो मैंने अपने बेटे से तुम्हारी बेटी को बदल दिया है। ये बात कभी भी किसी को पता नहीं चलेगी। ये सोच मुस्कुराने लगा। इधर यशोदा अपनी बेटी के हॉस्पिटल से वापस घर आने से पहले घर पहुंचकर उसके आने के लिए स्वागत की सारी तैयारी कर चुकी थी। जब वो घर आई तो उसकी आरती कर उसके गोद में जो बच्चा था उसे अपने गोद में लेते हुए बोली, ये बहुत प्यारा है ना शांति, बिल्कुल तुम पर ही गया है। इस पर शांति भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ माँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वैसे इसका नाम क्या रखे अवधेश जी? शांति खुशी से पूछी। अब घर की सबसे बड़ी माँ ही है, इसीलिए हम चाहते हैं कि माँ ही हमारे बेटे का नाम रखे। अवधेश की बात सुन यशोदा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी से कहती है, आज से मेरे नाती का नाम अक्ष होगा, अक्ष त्रिपाठी। शांति और अवधेश एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोले, नाम तो सच में बहुत खूबसूरत है, अक्ष त्रिपाठी, कितना अच्छा लग रहा है ना। इधर मोहन घर पहुंचते ही अपने गोद में लिए हुए बच्ची को झट से खटिया पर पटकते हुए गुस्से से बोला, हम मुझे तो पहले से ही पता था कि ये मनहूसी हमारे घर में जन्म लेगी। एक और बोझ आ गई। अपनी बच्ची को इस तरह खटिया पर पड़े देख जल्दी से दौड़ते हुए रानी उसे जाकर गोद में उठाते हुए डरते डरते मोहन से बोली, जी इसमें इस नन्ही सी जान का क्या कसूर है। ये तो ऊपर वाले की मर्जी है ना, और ये आपकी बेटी है, आप इससे इस तरह कैसे पेश आ सकते हैं। बड़ी चलने लगी है आजकल तेरी जुबान। एक तो इस बोझ को लाकर मेरे सर पर पटक दी, ऊपर से कैची की तरह जुबान चला रही है। हमारा तो गुजारा हो नहीं पाता था, अब इसका भी करना पड़ेगा। मनहूस है ये। मोहन बोल इतना वहां से गुस्से में निकल पड़ा। उसके वहां से जाने के बाद रानी रोते हुए अपनी बच्ची को सीने से सटा लेती है और कहती है, तू डरना मत मेरी बच्ची, मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दूंगी। भले ही तू उनके लिए बोझ हो सकती है, पर मेरे लिए मेरे शरीर का एक अंग है जिसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। तू कभी भी हार मत माना मेरी बच्ची। तभी बच्ची हल्का सा मुस्कुरा देती है। ये देखकर रानी के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो बोलती है, आज से मैं तेरा नाम रखती हूँ मेरी बच्ची। आज से तेरा नाम पलक हुआ। तू हमेशा इसी तरह अपनी हर परेशानी से मुस्कुराते हुए लड़ना। और इतना बोल उसे फिर से अपने सीने से लगा लेती है। 20 साल बाद एक कैफे में एक लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए पहुंचा और एक टेबल पर जाकर झट से बैठते हुए हल्ला कर बोला, ए वेटर हम सब के लिए कॉकटेल लेकर आओ। जिस टेबल पर वो जाकर बैठ गया था, दरअसल वो टेबल पर पहले से ही एक लड़की बैठी हुई थी जो किसी से फोन पर बात करते हुए खड़ी हो थोड़ा बगल हुई थी। जैसे ही उसने देखा कि उसके टेबल पर कोई और आकर बैठ गया है और इतना शोर कर रहा है, वो जल्दी से वहां जाकर शांति से बोली, एक्सक्यूज मी, शायद आपको कुछ गलती हो गई है। ये टेबल मेरा है और मैं यहाँ पहले से ही बैठी थी। वो मेरा फोन आ गया था इसीलिए मैं जरा उठकर बात करने चली गई थी। प्लीज आप दूसरे टेबल पर जाकर बैठिए। लड़की की बात सुनकर वो लड़का अपने दोस्तों की तरफ देखने लगा
और उनमें से एक लड़की भी उसकी दोस्त थी। उसे बोला, सुनो ये देहाती मुझे क्या बोल रही है, मैं दूसरे टेबल पर बैठ जाऊं। ये बोल वो सभी हंसने लगा। अरे अरे आप सभी बदतमीजी कर रहे हैं, मैं आपसे तमीज से बात कर रही हूँ और आप सभी मजाक बना रहे हैं। देखिए ये मेरी टेबल है तो आप जाकर किसी और टेबल पर बैठिए। ए देहाती सुनो, ये पूरा शहर मेरा घर है, समझी, और मैं जहाँ भी बैठ जाऊं मुझे कोई हटा नहीं सकता। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम बोलोगी और मैं उठकर चला जाऊंगा? चलो अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो। ओए मिस्टर, मुझे क्या तुमने लाचार अबला नारी समझ रखा है? जब से जो मन में आए बोले जा रहे हो। एक तो खुद की गलती है, ऊपर से मुझे समझा रहे हो। मैं फिर आखिरी बार बोल रही हूँ, चुपचाप मेरी टेबल पर से हट जाओ, वरना मैं मुझे परेशान करने के जुर्म में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। उसकी बात सुन सभी हंसने लगे। तभी उस लड़की की एक दोस्त उसके पास आते हुए उसे खींचते हुए उसे अपने साथ लेकर जाने लगी और उसे धीरे से बोली, ये तू क्या कर रही है? जानती है वो इस शहर के सबसे बड़े व्यापारी का बेटा है और उसके अंडर में सारे पुलिस वाले हैं। तू उसका कुछ नहीं कर सकती है। वो बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है, अपने कॉलेज में ही तो पढ़ता है, कितने साल से एक ही क्लास में फेल हो बैठा हुआ है। अपनी दोस्त की बात सुनकर वो लड़की बोली, कितना बदतमीज है ये, छिह मुझे इसके बारे में सुनते ही इससे नफरत हो गया। मेरा बस चले ना तो मैं इन जैसों को जेल ही भेज दूं। अपने परिवार वालों को भी बदनाम कर रहा है। पता नहीं इसके घर वाले कैसे इसे बर्दाश्त करते हैं, और इसकी माँ वो बेचारी कितनी दुखी रहती होगी भी इसकी इन हरकतों से। मुझे तो उन पर तरस आ रहा है। जिस पर उसकी दोस्त बोली, छोड़ना, तुझे क्या करना इस सब से, तू इससे अलग ही रहा कर। अगर ये तुझे कॉलेज में देख लेगा ना तो फिर परेशान करने लगेगा। इस पर वो लड़की बोली, हाँ तो मैं डर कर घर पर बैठने वाली थोड़ी ना हूँ। अगर वो मुझसे पंगा लेगा तो मैं भी उसे अच्छे से सबक सीख दूंगी। अच्छा अब मेरा मूड खराब हो गया है, तू चल यहाँ से, मुझे अब घर जाना होगा। नहीं तो अगर मेरे पापा ने मुझे घर में नहीं देखा तो झूठ मूठ का माँ को फिर से डांट खानी पड़ जाएगी। ये बोल वो लड़की जल्दी से वो वहां से अपने घर जाने के लिए निकल गई। इधर वो लड़का अपने दोस्तों के साथ बहुत हल्ला और सबको परेशान कर कर खूब मजा ले रहा था। वहां मौजूद सभी उसके हरकतों से परेशान हो रहे थे, पर उसे मजा आ रहा था। वो नशे की सारी चीजें यूज करता था। उसके दोस्त भी उसी की तरह बेकार और फालतू थे, जो उसके साथ ही दिन भर यहाँ से वहां भटकते रहते थे। इधर शांति जी घर में परेशान घूम रही थी और अपनी माँ से कह रही थी, माँ आपकी ही इतना ज्यादा लाड़ प्यार की वजह से अक्ष इतना बिगड़ गया है, किसी की कभी भी बात ही नहीं सुनता है। देखिए अभी दोपहर हो चुका है और जनाब का कोई आता पता नहीं है, कब घर आएगा कब जाएगा बस उसी को पता होता है। ये सब बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे में उसे अपने जिम्मेदारी की कैसे एहसास होगी माँ? ये सब वो परेशान होकर बोले जा रही थी। शांति जी को इतना परेशान होकर इधर से उधर घूमते हुए देख उसकी बेटी उसके आस आते हुए बोली, तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आपको ये कहानी कैसी लग रही है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए जाने की इजाजत और इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी होते होते प्यार हो गया।